जय हिंद साथियों हम आपको करा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज हमारा होने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जिन साथियों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है CDP की, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा होगा? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूल संचालन प्रक्रिया या फिर औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी, यानी कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो साथियों बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें ऊपर तो रखी जाती है उसकी मानसिक आयु जो कि 5 है, और भाग कर देते हैं हम उसकी वास्तविक आयु से जो 4 दी हुई है, और गुणा कर देते हैं 100 से। ऊपर लिखा जानी है मानसिक आयु, नीचे वास्तविक आयु और गुणा 100। 4 से भाग करेंगे 100 को तो हो जाएगा 25, और 25 और 5 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125, यानी कि इसकी IQ कितनी आ गई? 125 आ गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, और आज के प्रैक्टिस सेट का 5वां क्वेश्चन है। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर मौखिक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, 66। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, मतलब बहुत तेज हैं पढ़ने में, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या फिर जब वे चाहें तब। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, इनरिच प्रोग्राम के द्वारा पढ़ाएंगे। कि उन्हें पता है क्योंकि पढ़ने में तेज हैं, जो हम बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे वो सब वो जल्दी से एक्वायर कर लेंगे, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना या फिर छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अकादमिक कठिनाइयों की कारणों का पता लगाना। कि बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो किस वजह से समझ में नहीं आ रहा, उसका पता लगता है हमारे नैदानिक परीक्षा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, बिहार के टेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे इसका, VN झा का ये कथन है, स्किनर का, डेविस का या फिर वुडवर्थ का। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्किनर का है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? वो कौन सी आयु होती है जहां वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या फिर 6 वर्ष की आयु में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर
71। बुद्धि लब्धि का मापन के जन्मदाता कौन है? जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया है कि मानसिक आयु ऊपर रखते हैं, नीचे वास्तविक आयु लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। तो ये बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता है कौन? ऑप्शन ए स्टर्न, बिने, टर्मैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्मैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि जो के मापन के जन्मदाता हैं टर्मैन। एलेक्या क्या है? इसको एलेसिया भी बोला जाता है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। तो एलेक्या है पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 1947, 1920, 1940 या फिर 1900 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों 1900 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या फिर बहरे बालकों की पहचान के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो पियाजे ने दी थी, 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी थी, तो उनमें से औपचारिक संज्ञानात्मक जो अवस्था होती है बालक की किस आयु अवधि तक होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ होता है साथियों, ऑप्शन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा 71 से कम। यानी कि 71 से कम जिसकी IQ आएगी, बुद्धि लब्धि आएगी, उसको बोलेंगे जड़ बुद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या फिर 460? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। नवजात शिशु का भार कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी ये। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार टेट में आया हुआ है 2011 में ये। वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल में। वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये CTET 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है या कुल मिलाकर हानिकारक होता है? दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है या फिर लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में कौन सी विधि का उपयोग किया गया, किस तरीके से प्रशिक्षण कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये राजस्थान टेट में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? CTET 2011 का ये क्वेश्चन है। नकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर तटस्थ? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी, प्रोटेक्टिव भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, सभासार या फिर घर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर भी उनके भावना का विकास होता है, उनकी भावना का प्रभाव होता है, उनकी भावना उसी पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा वंशक्रम और वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मानव विकास वंशक्रम और वातावरण दोनों का योगदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? नंबर 1 वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 और आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 28 है ये। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या फिर सानिध्य की आवश्यकता। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा और सी टेट 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है, जो आगे के प्रश्न हम अगले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो 90 हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है आज के प्रैक्टिस सेट का। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा साथियों खेल खेल में ज़्यादा सीखता है, बच्चे की उपस्थिति बनी रहती है। अगर बच्चे को आप स्कूल में खेल खिलाओगे तो बच्चा स्कूल ज़्यादा आएगा। तो ये थे साथियों आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कितने क्वेश्चन सही करे इसमें से? आपका स्कोर 30 में से कितना रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दें, जो भी साथी नए हैं या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। जय हिंद।